हेलो एवरीवन। एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग एसएससी जीडी में पूछे गए ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कर रहे थे। इसके पहले की वीडियो में हम इसके 100 प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, उसमें सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, माही और सामे, सामे नहीं सोम, माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़ेश्वर उत्सव। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। बड़ेश्वर मेला राजस्थान का प्रसिद्ध मेला है जो सोम, माही व जाखम नदियों के पवित्र संगम पर माह शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। अगर हम बात करें राजस्थान के किस जिले में यह मेला मनाया जाता है, तो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में यह मेला मनाया जाता है और ये आदिवासी मेला है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और हम बात करें सरहुल उत्सव की, तो सरहुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये झारखंड में मनाया जाता है। और मरियम्मन उत्सव ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। ओमान की खाड़ी और लाल सागर किस महासागर का? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंद महासागर का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओमान की खाड़ी और लाल सागर हिंद महासागर का हिस्सा है। लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर की एक नमकीन पानी की एक खाड़ी है। हिंद महासागर की बात करें तो ये जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। कौन सा? तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर। इसे भारतीय महासागर भी कहा जाता है। अच्छा, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है विश्व का? सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा और गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। और दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो अटलांटिक महासागर दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे हिंद महासागर। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? जावा गर्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जावा गर्त, जिसे सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है, जो हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। जावा गर्त की गहराई 8,152 मीटर है। ठीक है, 8,152 मीटर है सुंडा गर्त की गहराई। और ये किस महासागर में है? तो आपका हिंद महासागर में। अगर पूछा जाए विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त जो है विश्व का सबसे गहरा गर्त है। और ये किस महासागर में है? तो ये प्रशांत महासागर में है मेरियाना गर्त। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य है? पक्षी अभ्यारण्य किस द्वीप में? तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिट्टी द्वीप। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिट्टी, जिसे पक्षी पिट्टी भी कहते हैं, भारत के लक्षद्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। एक द्वीप का छोटे आकार का द्वीप है, यह जो है एक छोटे आकार का द्वीप है। इस पर कई पक्षी अंडे देने के लिए आते हैं, इसलिए एक पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता है इसे। और ये कहाँ पे है? लक्षद्वीप में है, ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप चर्चा में है तो पूछा जा सकता है ये प्रश्न। अगला, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? नीलगिरी पर्वतों से किस जनजाति का संबंध है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, टोडा जनजाति। ऑप्शन ए, टोडा जनजाति भारत में नीलगिरी पहाड़ियों दक्षिणी भारत तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है टोडा जनजाति। अगर हम बात करें नीलगिरी की, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। और ये दक्षिण भारत की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा। अगला, भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों को मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को कौन? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिन पहाड़ी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिन हिल्स उत्तर पश्चिमी म्यांमार यानी बर्मा में पहाड़ी क्षेत्र है जो भारत की सीमा के साथ फैला हुआ है, जो मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को आपस में जोड़ती है। ध्यान रखिएगा, चिन पहाड़ी। अगला,
अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डैश में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है कहाँ पे, आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में गुरु शिखर है, जो माउंट आबू में स्थित है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और इसकी अगर बात करें ऊंचाई की कितनी है, तो 1732 मीटर, कहीं कहीं आपको 22 मिलेगा, तो इसकी ऊंचाई है। और ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट आबू में स्थित है, राजस्थान में। और अरावली जो है किस पर्वत का उदाहरण है, तो ये अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अरावली पर्वत। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है जवाई बांध, जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लूनी नदी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, जो लूनी नदी की एक सहायक नदी है। यह राजस्थान राज्य में बना हुआ है। कौन सा बांध, जवाई बांध। और ये किस नदी पर, जवाई नदी पर। और जवाई नदी किसकी सहायक नदी है, तो लूनी नदी की सहायक नदी है। और हम बात करें लूनी नदी की, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो अजमेर के करीब अरावली की नागा पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ध्यान रखिएगा, अरावली से इसका उद्गम होता है, नागा पहाड़ियों से। और ये कच्छ के रन में जाकर विलीन हो जाती है। लूनी नदी कच्छ के रन में जाके विलीन हो जाती है, गुजरात में। अगला, रंचना दोआब निम्न में से किस दो नदियों के बीच स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रावी और चिनाब। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिनाब नदी और रावी नदी के बीच का क्षेत्र संरचना दोआब कहलाता है। संरचना दोआब की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। ये जो है संरचना, ठीक है, संरचना दोआब, ये चिनाब और रावी नदी के बीच का क्षेत्र है। और दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहा जाता है। ठीक है, और ये दोनों नदियां जो है सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। अगला, देश की प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है। लेंडिया तालाब, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए एसएससी जीडी 2021 में प्रश्न बना है ये, तो ये भोपाल में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। लेंडिया तालाब भोपाल में मानव निर्मित एक झील है। इसके पूर्वी छोर पर भोपाल शहर बसा हुआ है, जबकि इसके दक्षिण में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। और लेंडिया तालाब भी आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, भोपाल में। और ये मानव निर्मित झील है। अगला, हसदेव और जोके नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती है। हसदेव और जोके नदियां, ये आपका झारखंड में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है ये। हसदेव और जोकी नदियां भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह दोनों नदियां महानदी की सहायक नदी, ये किसकी सहायक नदी है, तो महानदी की सहायक नदी। देखिए सहायक नदी से प्रश्न बनता है तो ध्यान रखिएगा, महानदी की सहायक नदी है हसदेव और जोकी नदी। ठीक है, महानदी की बात करें, इस पे जो है एक बांध है, कौन सा, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी को पता होगा चिल्का झील जो है किस राज्य में, ये उड़ीसा में है। और ये भारत की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। और ये खारे पानी की झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह करीब 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। अच्छा, अगर पूछा जाए भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वूलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला, कुलिक पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य ये किस राज्य में है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रायगंज वन्यजीव अभ्यारण्य को कुलिक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, दोनों नाम ध्यान रखिएगा। रायगंज वन्यजीव अभ्यारण्य को कुलिक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है, जो पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले में रायगंज के पास में स्थित है। ठीक है, अगला, बंगाल टाइगर को वर्ष डैश में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया। बंगाल टाइगर ये जो है भारत का राष्ट्रीय पशु जो कब स्वीकार किया गया था इसे, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 1972 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल टाइगर को 18 नवंबर 1972 को राष्ट्रीय
पशु के रूप में स्वीकार किया गया था। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, निम्न में से कौन सा बांध सुवर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? सुवर्ण रेखा नदी पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा बांध? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चांडिल बांध। ऑप्शन ए, चांडिल बांध सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। यह बांध सुंदरता का एक स्थान रखता है। यह बांध झारखंड राज्य में स्थित है। चांडिल बांध कहाँ पे है? तो ये आपका झारखंड राज्य में। देखिए, सुवर्ण रेखा से एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, इस पे जो है एक जलप्रपात है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात ये किस नदी पर है? तो सुवर्ण रेखा नदी पर, झारखंड राज्य में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों झोपड़पट्टियों में से एक है? सभी को पता होगा धारावी, ये कहाँ पे है? मुंबई में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? जीवन प्रत्याशा किस राज्य में सर्वाधिक है? तो केरल में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक केरल राज्य में है। कितना है? 74.9 वर्ष पुरुषों में, 72, और महिलाओं में कितना है? 77.8 है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और केरल की अगर बात करें तो ये सर्वाधिक साक्षरता वाला भी राज्य है। साक्षरता सर्वाधिक कहाँ पे है? तो केरल राज्य में है। अगला, भारत के निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है? किस झील को रामसर साइट में जो है शामिल नहीं किया गया है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डल झील। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डल झील कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, रामसर स्थल, इसके लिए कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन। ये कहाँ पे हुआ था? ईरान में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये आर्द्र भूमियों के लिए, भूमि के संरक्षण के लिए यह कन्वेंशन हुआ था। अच्छा, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस। भारत में वर्तमान में कितने रामसर साइट हैं? तो भारत में वर्तमान में 75 राम साइट हैं। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला, काबनी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? काबनी नदी किस सहायक नदी है? तो ये कावेरी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काबनी नदी कावेरी की सहायक नदी है। इसे जो है कपिला नदी के नाम से भी जाना जाता है, कपिला नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के केरल और कर्नाटक राज्यों में बहने वाली एक नदी है जो कावेरी नदी की सहायक नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और अब हम यही बात कर लेते हैं कावेरी नदी की और सहायक नदियों की। तो हिमावती और भवानी ये भी किसकी सहायक नदी है? कावेरी नदी की सहायक नदी है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इस पे बांध ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी पर बांध कौन कौन से हैं? मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, किस नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर। और कौन सा? शिव समुद्रम ये भी आपका किस नदी पर? कावेरी नदी पर। अभी जो बीपीएससी टीचर का एग्जाम हुआ था इसमें प्रश्न बना था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूर्व से पश्चिम की ओर। देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? तो आप मुख्य रूप से नर्मदा नदी है। ऑप्शन ए सबसे बड़ी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा नदी। बाकी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये सब जो है इस साइड बहती हैं, यानी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। और नर्मदा नदी ये अरब सागर में जाके गिरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी जिसे रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। अमरकंटक मध्य प्रदेश से यह नदी निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। इस पे एक बांध है सरदार सरोवर बांध, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, तो ये मिजोरम में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के मिजोरम राज्य के चंपाई जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है और म्यांमार के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ लगा हुआ है। ये देखा, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। अगला, सिरोही या सुरुई राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? देखिए, राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न बनते हैं, तो आप जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। सिरोही
ये किस राज्य में है? तो ये मणिपुर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है, जिसे सन 1982 में स्थापित किया गया था, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान को। अगला, डैश नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है? कौन सी नदी? ऑप्शन डी चिनाब नदी। ये प्रश्न देखिए 2021 में बना है एसएससी जीडी में। व्याख्या देख लेते हैं। चिनाब नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। चिनाब नदी ये सिंधु नदी की क्या है? सहायक नदी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन का अस्थायी तरीका नहीं है? अपशिष्ट प्रबंधन, जो कूड़ा कचरा होता है उसी की बात हो रही है, उसके प्रबंधन का अस्थायी तरीका नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए जलाना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी पुनर्चक्रण, भूमि भराव, भस्मीकरण, ये सब क्या है? इसके क्या है? अस्थायी तरीके हैं। जलाना कोई इसका अस्थायी तरीका नहीं है। जलाने से और जो है वायु प्रदूषण होगा। अगला प्रश्न है, चावल की उपज के लिए डैश की आवश्यकता होती है? चावल की खेती के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसके लिए उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा की जरूरत होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और चावल जो है कैसी फसल है? तो ये खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है चावल। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए राष्ट्रीय उद्यान से एक प्रश्न तो जरूर बनेगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा यह एक हाथी अभ्यारण्य भी है। ये भी ध्यान रखिएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। एक और ध्यान रखिएगा, भीतरकनिका, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहां पे है? तो ये भी उड़ीसा राज्य में है। अगला, गोरी चैन डैश में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश राज्य में है ये गोरी चैन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोरी चैन पर्वत भारतीय राज्य के अरुणाचल प्रदेश में तवांग और पश्चिम कामेंग जिलों के बीच मौजूद एक पर्वत चोटी है। कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश। अगला, सूती वस्त्र केलिको की उत्पत्ति वर्तमान डैश राज्य में हुई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी से लिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पर वहां से इंग्लैंड देश जाने वाली सूती वस्त्र को केलिको कहते हैं। साधारण बनावट के सफेद सूती कपड़े को इंग्लैंड में केलिको कहा जाता था। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी से लिया गया है। अगला प्रश्न है, आदि कैलाश पर्वत डैश राज्य में स्थित है? आदि कैलाश पर्वत, तो ये उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज योजना स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है? तो ये भारतमाला परियोजना का हिस्सा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है भारतमाला परियोजना का एक हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अगला, धौलागिरी डैश में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है? धौलागिरी, तो ये कहां पे है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धौलागिरी हिमालय का एक पर्वतीय पुंजक है जो नेपाल की काली गंडक नदी से प्रारंभ होकर 120 किलोमीटर दूर स्थित भेरी नदी तक फैला हुआ है। ये धौलागिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहां पे है? नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में ही है। अगला है, उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां से महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे ताप प्रवणता कहा जाता है, थर्मोक्लाइन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है सिर्फ यही ऑप्शन में। महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती है, उसे ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन कहा जाता है। इसे अनुमान है कि जल के कुल आयतन का लगभग 90% गहरे महासागर में ताप प्रवणता के नीचे पाया जाता है। अगला, नागझीरा टाइगर रिजर्व
डैश में स्थित है। नागझीरा टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व को 12 दिसंबर 2013 को भारत के 46वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था और ये किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है? महासागरीय धाराओं की विशेषता कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, ये गलत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। बाकी वे एक निश्चित दिशा में बहती हैं, सही है। वे जल की धाराएं हैं, ये भी सही है। वे लगातार समुद्र की सतह पर बहती हैं, ये भी आपका सही है। ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में वन संरक्षण अधिनियम डैश वर्ष में पारित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है वन संरक्षण अधिनियम, तो ये आपका 1980 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1980 में। इसमें वनों की कटाई को सीमित करने, जैव विविधता और वन्य जीव को बचाने का लक्ष्य रखा गया था। अला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से सभी को होता है ब्रह्मपुत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र एक नदी है जो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। इस नदी का उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से होती है। एक प्रश्न और बनता है कि भारत में जो है किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में यांग याप दर्रे से होकर ये प्रवेश करती है। और इसे असम में क्या कहा जाता है? इसे असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से, ये ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बड़ी संख्या में गहरी गलियों या घाटी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसे बैडलैंड स्थलाकृत कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी संख्या में गहरी गलियों या घाटी वाले क्षेत्र को बैडलैंड स्थलाकृत कहते हैं। यह एक प्रकार का सूखा भूभाग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? चाय बागानों को कौन सा? तो 35 डिग्री से अधिक तापमान, ये आपका जो है चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाय बागानी खेती को नुकसान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान जो है पहुंचा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश डैश के प्रमुख उत्पादक हैं? भारत और बांग्लादेश किसके प्रमुख उत्पादक हैं? तो ये आपका जूट के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश जूट के उत्पादक में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जूट उत्पादक जो है बांग्लादेश विश्व बाजार में भारत के प्रमुख प्रतियोगी के रूप में उभरा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक राजस्थान में स्थित है? राजस्थान में कौन सा है? तो हवा महल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हवा महल ये राजस्थान में, और इसका निर्माण 1799 में महाराज सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है? हमने पढ़ा अभी, नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ियों से हुआ है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है, ये ध्यान रखिएगा। अरब सागर में गिरने वाली ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है जो कि पश्चिम दिशा की ओर बहती है। ठीक है, अगर पूछा जाए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। लेकिन ये जो है कहाँ पे गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन इसमें अरब सागर दिया है। ठीक है, तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा के बीच यह एक भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा के बीच यह नदी जो है बहती है। अगला है, जबलपुर के पास यह धुआंधार जलप्रपात बनाती है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश जबलपुर के पास। अगला, खंभात की खाड़ी में गिरने से पहले यह ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, एस्चुरी का निर्माण पूछा जाता है तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ये सब जो है नर्मदा नदी के बारे में दिया है और ये सारे इंपॉर्टेंट है, अलग से प्रश्न बनते हैं सब। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। आप लोग कमेंट करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आगे की वीडियो को ला पाते हैं। तो कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। नेक्स्ट,
भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन डी उड़ीसा झारखंड क्षेत्र, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र उड़ीसा झारखंड के सीमावर्ती जिलों में फैला हुआ है। झारखंड का पश्चिमी झारखंड का सिंहभूम जिला तथा उड़ीसा का कोइडर जिला इस श्रेणी में आते हैं। लौह अयस्क उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार वाले राज्य कौन से हैं? कर्नाटक, उड़ीसा, ये भंडार वाले हैं, ठीक है। उड़ीसा, झारखंड। और उत्पादन में बात करें तो उड़ीसा, कर्नाटक और तीसरे नंबर पे झारखंड आता है। दोस्तों इसका प्लेलिस्ट जो है मैंने सब बना दिया है प्लेलिस्ट, तो आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स सबके प्रश्न मिल जाएंगे, तो आप जो है प्लेलिस्ट से जो है देख सकते हैं, सारी वीडियो उसी में मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट, भारत देश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य पूछ रहा है, तो गोवा है, ऑप्शन बी। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है ये, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार गोवा है, इसका क्षेत्रफल 3702 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। भारत की जनसंख्या के अनुसार पूछा जाए सबसे छोटा राज्य तो सिक्किम राज्य है, और गोवा और जनसंख्या के अनुसार भारत का चौथा सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगर ये बात करें क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो बिहार है। और सबसे छोटा कौन सा है, सिक्किम है। सारे पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला, भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरावली की पहाड़ियों के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, ऑप्शन बी। भारतीय रेगिस्तान अरावली की पहाड़ियों के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। भारतीय रेगिस्तान मुख्यतः अधिकांश तो राजस्थान में स्थित है, परंतु कुछ भाग हरियाणा, पंजाब, गुजरात राज्य में है। भारतीय रेगिस्तान को थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, ये पूछा जाता है। थार मरुस्थल भारतीय रेगिस्तान को कहा जाता है। रेगिस्तान में बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? लूनी नदी, जो खारे पानी की नदी है। अगला है, नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वत माला है। नीलगिरी की पहाड़ियों का कुछ हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी आता है। ये नीलगिरी की बात का हो रही है। नीलगिरी पे एक जनजाति रहती है, हमने पीछे पढ़ा, टोडा जनजाति, और सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है? धोडा बेट्टा जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगला है, कैमूर की पहाड़ियां। कैमूर की पहाड़ियां विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी हिस्सा है, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के पास कलंगी से शुरू होता है। कैमूर की पहाड़ी से सोन, होन्स, केन आदि जो है नदियां निकलती हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, हिमाद्री की पहाड़ियां हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री आदि नामों से जाना जाता है। यह हिमालय की सर्वाधिक सतत और सबसे ऊंची चोटी है, यह आपका हिमाद्री पहाड़ी, इसे ही महान हिमालय या हिमालय कहा जाता है। हिमाद्री की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। अगला, भारत और श्रीलंका को डैश द्वारा विभाजित किया जाता है। भारत और श्रीलंका को जो है किसके द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाक जलडमरू मध्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जल संधि पूर्वोत्तर के पाक की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। बेरिंग जलडमरू या रूस और यूएसए को विभाजित करता है, बेरिंग जलडमरू, ये भी ध्यान रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। अगला, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, माजुली द्वीप, ये किस नदी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ये सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप है विश्व का। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर बहती है, कौन कौन से? भारत, तिब्बत और बांग्लादेश। कावेरी नदी की बात करें, कावेरी नदी पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है, कर्नाटक, बता चुका हूं, यह कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य में बहती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियों से में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी। ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुआ है, या अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, अलग से प्रश्न बनते हैं सारे। अगला, खरीफ फसलों को डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। खरीफ फसल, तो ऑप्शन बी, ये वर्षा समय में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
खरीफ की फसलों के लिए वर्षा मौसम का समय बहुत अच्छा होता है। खरीफ की फसल की बुआई कब होती है? जुलाई अगस्त महीने में इसकी बुआई होती है और अक्टूबर नवंबर के महीने में इसकी कटाई होती है। इसमें फसल कौन कौन से आते हैं? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, जूट आदि। ये जरूर पूछा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। रबी की फसल की बात करें तो ये जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च में इसकी कटाई की जाती है। इसमें कौन सी फसल आती है? इसमें गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर। जो इस समय जो मौसम चल रहा है वो इसी का चल रहा है, ठीक है। जायद की फसलों की बात करें, इस फसल की बुआई मुख्यतः मार्च अप्रैल में की जाती है। इसमें कौन से आते हैं? तरबूज, ककड़ी, खीरा, करेला। ये किस में आता है? जायद की फसल में। तीनों ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बनता है। अला कथकली की जड़ें किस राज्य में है? कथकली किस राज्य का है? तो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा संवैधानिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी टिस्को। या टिस्को इस्पात संयंत्र एक निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी प्राइवेट है। इसका निर्माण 1907 में जमशेदपुर में जमशेद श्री टाटा के द्वारा हुआ था। अगर हम बात करें दुर्गापुर स्टील, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनिएगा इसको। दुर्गापुर स्टील संयंत्र एक सार्वजनिक क्षेत्र का के अंतर्गत आता है, यानी ये सरकारी है, जो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में यह स्थित है। इसका निर्माण 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। ये पूछा जाता है किसका निर्माण जो है किसके सहयोग से? तो ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर स्टील संयंत्र का। और ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। भिलाई की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका निर्माण 1955 में सोवियत संघ की सहायता से हुआ था। और ये कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में है। ये ध्यान रखिएगा, राज्य और किसकी सहायता से हुआ था। अगला है राउरकेला। ये जो है इसका स्टील संयंत्र उड़ीसा राज्य में जर्मनी की सहायता से हुआ था। जमीन नहीं, जर्मनी की सहायता से इसका निर्माण 1961 में हुआ था। और ये किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। तीनों ध्यान रखिएगा, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। अगला, नीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भारत में नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह डैश में स्थित है। तो लक्षद्वीप जो है किस महासागर में, किस सागर में? सॉरी, ऑप्शन डी अरब सागर में। और ये हिंद महासागर में है, अरब सागर। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत के दक्षिण पश्चिम में 200 से 400 किलोमीटर दूर में स्थित है। ठीक है, लक्षद्वीप चर्चा में है तो इससे प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है। इस द्वीप में कुल कितने? 36 द्वीप हैं। प्रशांत महासागर एशिया और अमेरिका को अलग करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है, बता चुका हूं इसके बारे में। बंगाल की खाड़ी की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो बंगाल की खाड़ी है। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है और पृथ्वी पर उपस्थित पानी का लगभग 20% भाग इसमें समाहित है। ये भी बता चुका हूं। अगला प्रश्न है, प्रकृति में रेतीली और गुड़ में लवड़ी होती है। मिट्टी की बात हो रही है। प्रकृति में रेतीली और गुड़ में लवड़ी कौन सी मिट्टी? तो ऑप्शन ए शुष्क मिट्टी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुष्क मिट्टी प्रायः प्रकृति में रेतीली और गुड़ में लवड़ी होती है। शुष्क मिट्टी मुख्यतः राजस्थान, हरियाणा, दक्षिण पंजाब क्षेत्रों में पाई जाती है। यह इस मिट्टी में जो है गेहूं, बाजरा और मूंगफली फसलें उगाई जाती हैं। दूसरा है आपका जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, जो हिमालय नदियों द्वारा लाई गई अपशिष्ट से बनती है। यह दो प्रकार की होती है, दोमट, खादर। यह गंगा और ब्रह्मपुत्र में के मैदानों में पाई जाती है। और तीसरा आपका भाखराल यानी लैटराइट मिट्टी। यह भारत में यह मिट्टी मेघालय पर्वत, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट के क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मिट्टियां लौह एवं एल्युमिनियम से समृद्ध होती हैं, परंतु इसमें नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम आदि जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। किसमें? लैटराइट मिट्टी में। इसकी उर्वरता कम होती है, जिसकी वजह से इनमें काजू आदि फसलें उगाई जाती हैं। लैटराइट मिट्टी में काजू के लिए यह उपयोगी होती है। अगला है काली मिट्टी। काली मिट्टी का विकास महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में दक्कन लावा के अपक्षय से हुआ है।
इसे स्थानीय रूप से रेगुर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को कहा जाता है। और ये किसके लिए उपजाऊ होती है? तो ये कपास के लिए उपजाऊ होती है। और इस मिट्टी को जो है स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है? सिंधु नदी की उपनदी यानी सहायक नदी नहीं है, तो ऑप्शन ए गंगा जो है इसकी सहायक नदी नहीं है, सभी को पता होगा। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट ग्रेमा यंग डूंगा ग्लेशियर से होता है, तिब्बत से निकलती है। इसकी सहायक नदियों में कौन सी आती है? झेलम नदी, चिनाब नदी, व्यास, सतलज, व्यासकर आदि नदियां इसमें शामिल हैं। झेलम नदी पीर पंजाल पर्वत में स्थित शेषनाग झील के निकट वुलर झील में मिलती है। झेलम तथा रावी नदियां पाकिस्तान में चेनाब नदी में मिल जाती है। ये ध्यान रखिए, झेलम नदी पीर पंजाल पर्वत के शेषनाग झील से निकलती है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी गोमुख के निकट होता है, सभी को पता होगा। गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है। सहायक नदियों की बात करें इसके, तो यमुना, सोन, घाघरा, गंडक, गोमती ये गंगा की सहायक नदियां हैं। रावी नदी, तो रावी नदी का उद्गम कांगड़ा के रोहतांग दर्रे के निकट होता है, ये ध्यान रखिएगा। और चिनाब नदी सिंधु की सहायक नदी है। नेक्स्ट, डैश जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं, तो गुज्जर बकरवाल, ऑप्शन क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुज्जर बकरवाल जो है ये जम्मू और कश्मीर के क्या है? बंजारे हैं। ये हम बात करें भोटिया, ये जनजाति है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के बंजारे हैं। अक्सर पूछा था, भोटिया जो है सिक्किम में ज्यादातर पाई जाती है ये, ठीक है। गद्दी चरवाहे की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चंबल जिले के बंजारे हैं ये। गद्दी ये हिमाचल प्रदेश, अक्सर पूछा जाता है ये। अला, डैश नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है, तो लूनी नदी, इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लूनी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। इसे भारत की लवण नदी भी कहते हैं, ये खारे पानी की है। काली नदी का उद्गम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। काली नदी का, यह नदी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहने वाली नदी है। कौन सी? काली नदी। गंगा नदी का उद्गम गोमुख निकट गंगोत्री से होता है, सभी को पता है, उत्तराखंड। तिस्ता नदी की बात करें, तिस्ता नदी का उद्गम सिक्किम राज्य में है। यह नदी सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश से होकर यह बहती है। तिस्ता नदी को सिक्किम और बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है, बंगाल। नेक्स्ट, उत्तरी भारतीय मैदान को दलदल पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी भारतीय मैदान दलदल पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे तराई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी भारतीय मैदान की दलदली पट्टी के तराई क्षेत्र को कहा जाता है। यह क्षेत्र पश्चिम में यमुना नदी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। दोआब किसे कहा जाता है? दोआब दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, उसे दोआब कहा जाता है। भारत में दोआब क्षेत्र गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र को बोला जाता है। बांगर के क्षेत्र हैं जो बाढ़ के मैदानों से हैं, जो अधिक भूमि पर स्थित हैं। इस क्षेत्र में मिट्टी में रेत व कंकड़ पाए जाते हैं। खादर की बात करें तो निचले क्षेत्र हैं जो एक नदी के बाढ़ क्षेत्र होते हैं और जो आमतौर पर बाढ़ग्रस्त वोगा क्षेत्र की तुलना में अपेक्षाकृत संकीर्ण होते हैं, खादर और बांगर। अला, निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है? शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है, तो कालबेलिया जो है शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालबेलिया जो है ये लोक नृत्य है, कहाँ का? राजस्थान का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कथक की बात करें उत्तर प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। और उड़ीसी कहाँ का है? तो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। कितने शास्त्रीय नृत्य है? 8 है। अला, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? हिमालय की पर्वत सबसे ऊंची चोटी भारत में पूछ रहा है, तो भारत में कंचनजंगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है, जो सिक्किम राज्य में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नामचा बरवा की बात करें तो ये 7,782 मीटर चीन की पर्वत चोटी है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो नेपाल देश में स्थित है, जिसकी लंबाई 8,848, कहीं आपको 50 में मिलेगा। नंदा देवी दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जो चोटी भारत की मानी जाती है, जिसकी लंबाई 7,816 मीटर है, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला, हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं
में घास के विशाल मैदान को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बुग्याल कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुग्याल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में पाई जाती है। अला, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? सभी को पता होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन डी सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर को कहा जाता है, जो काराकोरम रेंज में समुद्र तल से 20,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित माना जाता है। ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर की बात करें तो यहाँ से जो है गंगा नदी निकलती है। नुब्रा ग्लेशियर एक 3 भुजाओं वाली घाटी है, जो लद्दाख घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है। नुब्रा घाटी भी है, नुब्रा घाटी पूछा जाता है ये। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला तो शिवालिक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिवालिक। शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी और नवीन श्रृंखला है। हिमालय को उत्तर से दक्षिण की ओर 4 भागों में बांटा गया है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच पाई जाने वाली घाटियों को दून या द्वार कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जैसे देहरादून, हरिद्वार, और ये मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच पाई जाती है। शिवालिक पर्वत के निचले भाग को तराई कहते हैं। इसकी ऊंचाई 850 से 1200 मीटर है। पीर पंजाल की बात करें, पर्वतमाला हिमालय की एक पर्वतमाला है, जो भारत के हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में फैली हुई है। हिमाद्री हिमालय के सबसे उत्तरी श्रेणी को बृहद या ग्रेट हिमालय आदि नाम से जाना जाता है। हिमाद्री हिमालय की सर्वोत्तम पर्वत श्रेणी है। अला, सौर मंडल की खोज किसने की? सौर मंडल की खोज किसने? कॉपरनिकस ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने 1543 ईस्वी में किया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था और गति का सिद्धांत दिया था। और वास्को डिगामा भारत की खोज किया था। 1498 ईस्वी में भारत आया था ये। नेक्स्ट, रबी फसलें की बुआई डैश में की जाती है। अभी हमने पढ़ा था रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। इसमें कौन सी फसल आती है? तो गेहूं, सरसों, आलू, चना, मटर, जौ, ये सब आते हैं। और इसकी कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। अला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिव समुद्रम में जलप्रपात बनाती है? शिव समुद्रम जलप्रपात बताया था मैंने अभी। ऑप्शन बी कावेरी नदी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस नदी पर स्थापित जल विद्युत ग्रह एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह है, जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी, कर्नाटक में हुई थी, ये कावेरी नदी पर। काली नदी की बात करें, काली सिंध। काली सिंध नदी भारत के मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहने वाली नदी है, जिसका उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। तुंगभद्रा, तो तुंगभद्रा यह पश्चिमी घाट के गंगा मूड़ा नामक स्थान से निकलती है। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, देखिए सब प्रश्न है अलग से। अला, यह नदी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में बहती है। यह नदी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी में मिल जाती है। कौन सी? तुंगभद्रा नदी। कृष्णा नदी यह पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है। यह दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो अन्नामुड़ी है। अन्नामुड़ी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्नामुड़ी दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर सब इसकी ऊंचाई है। दोदा बेट्टा जो है ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, और ये दूसरी नंबर पे आती है दक्षिण भारत में। और उड़ीसा का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी, 1490 मीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अला, तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कलिंग। ऑप्शन बी, उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग है। प्राचीन काल में इस राज्य को मध्यकाल से उड़ीसा नाम से जाना जाता था, जिसे आधिकारिक रूप से 4 नवंबर 2011 को उड़ीसा नाम से परिवर्तित कर दिया गया। ध्यान रखिएगा इसको। खानदेश महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को जाना जाता है। कामरूप जो है असम राज्य का एक जिला है। ये जो ऑप्शन में दिया है उसके बारे में है ये। अला, भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस भूभाग का हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार जो है किस भाग का हिस्सा है? तो ये आपका गोंडवाना लैंड का है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना लैंड का भूभाग है। यह राजस्थान से कुमारी अंतरियता 1700 किलोमीटर तथा गुजरात से पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। नर्मदा नदी का भ्रंशन इस प्रकार के 2 भागों में बांटती है, मध्यवर्ती उच्च भूमियां और दक्कन का पठार।
अगला, निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? दक्षिण गंगा, तो ये आपका जो गोदावरी नदी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह पश्चिम घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। इसे वृद्ध या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, गोदावरी नदी को। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है नागार्जुन सागर बांध, तो ये कृष्णा नदी पे है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा नदी पर है आपका ये कौन सा? नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 124 मीटर है, जो गंटूर जिला आंध्र प्रदेश और नालकोंडा जिला तेलंगाना में स्थित है, जिसे 1966 में बनाया गया था। महानदी इस पे हीराकुंड बांध है, कावेरी नदी पे मेट्टूर बांध है। अला, भूमि और समुद्री हवा किस कारण से होती है? तो ये संवहन के कारण होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमि और समुद्री हवा संवहन प्रक्रिया के कारण होती है। सौर विकिरण की वजह से दिन में तापमान बढ़ता है और गर्मी की संवहन की वजह से। अला, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है? किस राज्य का सबसे अधिक है साक्षरता दर? तो केरल का है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। सबसे कम किसका है? बिहार का है। आप सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य का है? बिहार का। केरल की बात करें, सर्वाधिक केरल की है। मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, ये सब ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूहीकरण का सदस्य नहीं? दोस्तों, इसके पहले अभी हमने जनसंख्या के मामले में एक प्रश्न ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। ऊपर के मामले हमने बताया था, जनसंख्या के मामले में मैंने बिहार बता दिया, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश है, इसके लिए माफी चाहूंगा, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, आप उसको सुधार कर लीजिएगा। जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश है। बिहार का नंबर तीसरे स्थान पे आता है। ठीक है, अभी मुझे ध्यान आया। अल्लाह, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूहीकरण का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स समूहीकरण का सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन डी केन्या। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो नाम से कंफर्म है, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंडिया और चीन इसमें शामिल है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को, तो ये वेल्ड्स कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेल्ड्स। देखिए, घास के मैदान बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल्ड्स दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, प्रेरिज ये उत्तरी अमेरिका में, पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो दार्जिलिंग की चाय को जो है सबसे प्रथम जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। कब प्राप्त हुआ था? 2004 में प्राप्त हुआ था। भौगोलिक संकेत यानी जीआई, भौगोलिक संकेतक अधिनियम पंजीकरण और संरक्षक 1999 के अनुसार प्रदान किया जाता है। भारत में दूसरा जीआई टैग अरनभुजा कन्नादी हस्तशिल्प को दिया गया था, जो एक दर्पण होता है और केरल राज्य में बनाया जाता है। अला, दोदा बेट्टा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? बता चुका हूं, तो कौन सा? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा। ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। अला, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो अहमदाबाद। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कौन सा? ऑप्शन बी अहमदाबाद, ये पहला शहर है जो गुजरात में है। अला, भारत के किस राज्य में संघाई त्योहार मनाया जाता है? संघाई त्योहार जो है किस राज्य में? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन ए, संघाई त्योहार प्रतिवर्ष मणिपुर राज्य में मनाया जाता है और 21 से 30 नवंबर तक मणिपुर में यह त्योहार मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश बात करें तो तवांग त्योहार, जो हर साल 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। तवांग त्योहार कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, तवांग। ठीक है दोस्तों, इसमें ज्योग्राफी के टोटल 178 प्रश्न थे, तो हमने सारे प्रश्न को कवर कर लिया है। और इसके पहले की जो 2 वीडियो है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और पॉलिटी के प्रश्नों को भी हम कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाके देख सकते हैं। इसके आगे के वीडियो में हम साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।